में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, मतलब? सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को, अपने समाज को बेहतर समझने में मदद करता है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। अच्छा, शुरुआत कैसे करें? कोई मजेदार हुक हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। सोचिए, इंडिया एक बहुत पुरानी जादुई किताब की तरह है, हजारों साल पुरानी। वाह, जादुई किताब। हाँ, जिसमें पुराने पन्ने भी हैं, मतलब एंशिएंट सीक्रेट्स, और रोज नए पन्ने भी जुड़ रहे हैं, जैसे आज की बातें, आज के ट्रेंड्स। ये बात तो है। जैसे हम घर पर दाल चावल भी खाते हैं और दोस्तों के साथ पिज्जा पार्टी भी करते हैं। बिल्कुल। या दिवाली की धूमधाम और न्यू ईयर्स ईव का काउंटडाउन, दोनों साथ साथ। यही तो है इंडिया का अनोखापन, है ना? हाँ, ये मिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आज हम इसी अनोखी कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर गौर करेंगे। हाँ, बिल्कुल। देखते हैं कि इस किताब में क्या क्या खास है। ठीक है, तो आज का हमारा लर्निंग मैप क्या है? क्या क्या देखने वाले हैं हम? ओके, तो बेसिकली हम इंडियन सोसाइटी के कुछ की फीचर्स को समझेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक कैसे है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। हिस्ट्री। हाँ, फिर ये कैसे हमेशा बदलती रहती है और चीजों को मिलाती है, मतलब डायनामिक एंड सिंक्रेटिक। सुनने में भारी लगता है पर है बड़ा सिंपल। अच्छा, डायनामिक एंड सिंक्रेटिक, ओके। फिर देखेंगे कैसे ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी यहाँ साथ साथ चलते हैं, पुराना भी नया भी। ये तो बहुत दिखता है आसपास। बिल्कुल। और फिर इंडिया की पहचान, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी भिन्नता में एकता। हाँ, ये तो है ही। इसके बाद बात करेंगे पैट्रियार्की की, मतलब भारतीय संदर्भ में इसका क्या मतलब है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, फिर कास्ट एंड क्लास सिस्टम पर भी नजर डालेंगे। कॉम्प्लेक्स है पर समझना जरूरी है। राइट। फिर टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करेंगे, जो इस डाइवर्सिटी को जोड़े रखता है। बिल्कुल, गॉन की तरह। हाँ, फिर देखेंगे इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म का बैलेंस, मतलब मैं बनाम हम। इंटरेस्टिंग, ये बैलेंस कैसे बनता है? फिर स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म का मेल, मन की शांति और दुनियावी सपने। आजकल ये दोनों ही दिखते हैं। हाँ, और फिर ट्राइब्स का महत्व समझेंगे भारत के ताने बाने में। अच्छा, जनजातियों पे भी बात होगी। और आखिर में फैमिली का जो यूनिक स्ट्रक्चर है उस पर बात करेंगे। वाओ, काफी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। हाँ। तो सब तैयार हैं? चलिए पहला पॉइंट शुरू करते हैं। हाँ, चलो। पहला पॉइंट है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। सबसे पुरानी सभ्यता। इसका क्या मतलब हुआ आसान शब्दों में? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि भारतीय सभ्यता बहुत बहुत पुरानी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होकर आज तक चली आ रही है। सोचिए, हजारों साल। हजारों साल, ये तो कमाल है। हाँ, इसीलिए हमारा जो हेरिटेज है, हमारी संस्कृति, वो इतनी रिच और डीप है। बहुत पढ़ते हैं उसमें। समय के साथ कितने अलग अलग ग्रुप्स यहाँ आए, बसे, आक्रमण हुए, फिर भक्ति, सूफी जैसे मूवमेंट्स चले, ब्रिटिश रूल आया। इन सब ने मिलकर इसे और भी डाइवर्स और लेयर्ड बना दिया है। सही कहा, जैसे एक मल्टी लेयर्ड केक होता है ना हिस्ट्री का। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। उदाहरण के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही ले लीजिए, हड़प्पा, मोहनजोदारो, हम पढ़ते हैं इनके बारे में। हाँ, स्कूल में पढ़ा था। प्लान्ड सिटीज थी उनकी तो। एग्जैक्टली। तो ये जानना कि हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इस जमीन पर हजारों साल पहले लोग इतने व्यवस्थित शहर बना रहे थे, ये एहसास एक अलग ही पहचान देता है ना। हाँ, गर्व भी महसूस होता है कई लोगों को। बिल्कुल। ये सिर्फ इतिहास नहीं, हमारा इतिहास है। सही। अब कुछ सवाल सोचने के लिए, जैसे ये जो इतनी पुरानी हिस्ट्री है, इसका आज हम पर क्या असर पड़ता होगा? मतलब आज हम दुनिया को या खुद को कैसे देखते हैं, इसमें इसका क्या रोल है? सोचने वाली बात है। शायद एक गहराई का एहसास होता हो सकता है। और दूसरी प्राचीन सभ्यताएं भी तो थीं, इजिप्शियन, मेसोपोटेमियन। उनके मुकाबले भारतीय सभ्यता में क्या फर्क लगता है? ये तो सोचना पड़ेगा। शायद कॉन्टिन्यूटी एक बड़ा फर्क हो। बिल्कुल, ये कॉन्टिन्यूटी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और सोचिए, अगर हमारी ये शेयर्ड इतनी लंबी हिस्ट्री न होती तो क्या इंडिया आज जैसा महसूस होता? क्या भारतीय होने का मतलब वही होता? शायद नहीं, वो जुड़ाव शायद कम होता। जरूर पॉज करके सोचिए इस पर। हाँ, जरूर सोचिए। तो संक्षेप में कहें तो इंडिया की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी और लगातार चलने वाली सभ्यताओं में से एक है, और इसीलिए हमारी संस्कृति इतनी रिच और कॉम्प्लेक्स है, ये याद रखना। बिल्कुल। ओके, तो ये था ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। अब अगला पॉइंट क्या था? डायनामिक एंड सिंक्रेटिक। हाँ, अब बात करते हैं डायनामिक एंड सिंक्रेटिक की। सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं ये शब्द, पर है नहीं। हाँ, बताइए। डायनामिक मतलब सीधा सा है, जो स्थिर न हो, बदलता रहे। सोसाइटी कभी रुकती नहीं है, हमेशा बदलती है, जैसे एक नदी बहती रहती है। सही। और बाहरी प्रभाव, चाहे वो पुराने जमाने के आक्रमण हो या ब्रिटिश रूल हो या आज का ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट, ये सब इंडियन सोसाइटी को लगातार बदलते रहे हैं। कोई भी समाज एक बबल में तो रहता नहीं है। हाँ, ये तो है, बदलाव तो होता ही है। और सिंक्रेटिक, ये क्या है? सिंक्रेटिक, ये शायद नया लगे। बेसिकली जब बाहर से कोई इन्फ्लुएंस आता है तो वो यहाँ की एग्जिस्टिंग कल्चर को पूरी तरह रिप्लेस नहीं करता। अच्छा, तो क्या होता है? अक्सर वो ब्लेंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और मिलकर कुछ नया, कुछ यूनिक बन जाता है। जैसे दो रंग मिलाकर तीसरा नया रंग बनता है ना। हाँ। वैसे ही बाहरी और देसी एलिमेंट्स मिल जाते हैं और एक नया कल्चरल फॉर्म बन जाता है। इंडियन कल्चर इसमें माहिर है, बाहर की चीजों को एब्जॉर्ब करके उन्हें अपना बना लेना, अपने तरीके से। अरे वाह, इसके कुछ उदाहरण देंगे तो और क्लियर होगा। हाँ, बिल्कुल। जैसे भाषा,
उर्दू भाषा को ही देखिए, ये कैसे बनी? पर्शियन, अरबिक, टर्किश प्रभाव और यहाँ की स्थानीय हिंदवी बोलियों के मिलने से, है ना? हाँ। सिंक्रेटिक। हाँ, ये तो बढ़िया एग्जाम्पल है। या फिर कपड़े। हाँ। कितने लोग आजकल जीन्स के साथ कुर्ता पहनते हैं? जीन्स वेस्टर्न, कुर्ता एथनिक, मिक्स करके एक नया स्टाइल बन गया। क्लासिक सिंक्रेटिज्म। ये तो मैं भी करता हूँ। है ना, कंफर्ट और स्टाइल दोनों। एग्जैक्टली। और खाना, गोभी मंचूरियन या चिली पनीर। अरे बिल्कुल, फेवरेट है। तो ये नाम तो चाइनीज लगते हैं, पर इन्हें इंडियन मसालों और स्वाद के हिसाब से अडेप्ट किया गया है। परफेक्ट एग्जाम्पल है फ्यूजन फूड का या कुलिनरी सिंक्रेटिज्म का। क्या बात है, मतलब ये भी सिंक्रेटिज्म है? हाँ, और आर्किटेक्चर में भी दिल्ली का राष्ट्रपति भवन देखा है? उसमें यूरोपियन क्लासिकल स्टाइल भी है और इंडियन ट्रेडिशंस जैसे मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स भी हैं। एक फ्यूजन है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो ऐसे तो बहुत उदाहरण होंगे आसपास। बिल्कुल। अब कुछ सवाल सोचने के लिए, जैसे अपने आसपास और कौन से फ्यूजन एग्जाम्पल्स दिखते हैं? म्यूजिक में, फिल्मों में, त्योहारों में, थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, म्यूजिक में तो बहुत है। बॉलीवुड गाने अक्सर मिक्स होते हैं। सही। और क्या ये कल्चरल चेंज और मिक्सिंग हमेशा अच्छा होता है या कभी कुछ खो भी जाता है इस प्रोसेस में? क्या लगता है? ये मुश्किल सवाल है। शायद दोनों बातें हों। हो सकता है। और सोचिए, अगर इंडिया बाहरी प्रभावों के लिए इतना खुला ना होता हिस्टोरिकली, तो आज कैसा होता? ज्यादा रिच होता कल्चरली या कम? शायद कम ही होता। विविधता शायद कम होती। जरूर पॉज करके सोचिए इस पर। हाँ, तो संक्षेप में इंडियन सोसाइटी हमेशा बदलती रहती है, डायनामिक, और बाहरी चीजों को अपनाकर मिलाकर नया रूप लेती है, सिंक्रेटिक। कूल है ना? हाँ हाँ, बहुत कूल। ओके, तो ओल्ड एंड कंटिन्यूअस एंड डायनामिक एंड सिंक्रेटिक। अब आगे? अब एक और बहुत खास फीचर, ट्रेडिशनलिज्म विथ मॉडर्निटी, परंपरा के साथ आधुनिकता। ये इंडिया की एक बहुत यूनिक पहचान है। हाँ, ये कैसे? मतलब पुराना और नया साथ साथ? हाँ बिल्कुल। इंडिया में पुरानी चीजें, परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यताएं और नई चीजें, मॉडर्न आइडियाज, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल अक्सर एक साथ मौजूद होती हैं, एक ही इंसान या एक ही परिवार में भी। अच्छा। तो यहाँ अतीत की कंटिन्यूटी भी है और मॉडर्निटी से आया हुआ चेंज भी। ऐसा नहीं कि एक को चुनना है और दूसरे को छोड़ना है, अक्सर दोनों साथ चलते हैं। इसके कुछ उदाहरण? हाँ, जैसे हेल्थ को देखिए, लोग मॉडर्न जिम्स में जाते हैं, बिल्कुल, पर साथ ही योगा और आयुर्वेदा जैसी प्राचीन पद्धतियों की भी बहुत वैल्यू है, लोगों ने अपनाते हैं वेल बीइंग के लिए। हाँ, ये तो है। मॉडर्न मेडिसिन और ट्रेडिशनल हीलिंग दोनों चलते हैं। सही। फूड क्लोथिंग की बात हमने की, जीन्स कुर्ता, घर का खाना और ऑनलाइन बर्गर। राइट। एक और थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है कास्ट सिस्टम का। ये एक प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है, ट्रेडिशन, जो आज भी एग्जिस्ट करती है, पर इसके कई रिजिड एस्पेक्ट्स जैसे प्योरिटी पोल्यूशन के नियम या फिक्स्ड ऑक्यूपेशंस काफी कमजोर हुए हैं। खासकर शहरों में ये मॉडर्निटी का असर है, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, कानून। इंटरकास्ट शादियां भी बढ़ी हैं। हाँ, ये बदलाव तो दिखते हैं। लेकिन कास्ट आइडेंटिटी अभी भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, खासकर पॉलिटिक्स में। तो यहाँ भी ट्रेडिशन सिस्टम का बने रहना और मॉडर्निटी बदलाव का ब्लेंड दिखता है। समझ गया। मतलब सिस्टम है भी और बदल भी गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग बैलेंस है। हाँ बिल्कुल। अब कुछ सवाल इस पर, अपनी फैमिली में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का ब्लेंड कैसे दिखता है? क्या कोई उदाहरण है? हाँ, त्योहारों में दिखता है। पूजा पारंपरिक तरीके से होती है, पर मिलना जुलना, कपड़े वगैरह मॉडर्न हो सकते हैं। बिल्कुल। और क्या कभी ट्रेडिशन और मॉडर्निटी में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, जब पुराने तरीके और नए विचारों में टकराव हो? हाँ, कभी कभी होता है, जेनरेशनल गैप में दिखता है शायद। सही। और सोचिए, आज से 50 साल बाद इंडिया में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का बैलेंस कैसा होगा? क्या एक चीज हावी होगी या ये मिक्स चलता रहेगा? ये तो भविष्य ही बताएगा, पर जरूर पॉज करके सोचिए इस बारे में। हाँ, तो इन शॉर्ट, इंडिया में पुराना और नया, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी अक्सर साथ साथ चलते हैं, एक अनोखा जगल। समझे? हाँ, समझ गया। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है ये। ओके, नेक्स्ट। ये तो सबका जाना पहचाना होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाँ, ये तो इंडिया का इंट्रोडक्शन कार्ड है, जैसे आपने कहा, अनेकता में एकता, स्कूल से सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब क्या वैसे कोर में? सीधा सा मतलब है कि इंडिया में अविश्वसनीय डाइवर्सिटी है। भाषाएं देखो, सैकड़ों, धर्म कितने सारे, अलग अलग क्षेत्रों के कल्चर, ट्रेडिशंस, जातियां, एथनिसिटीज, लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, एक विशाल मोज़ाइक जैसा। एग्जैक्टली। लेकिन इस जबरदस्त डाइवर्सिटी के बावजूद, इन सब भिन्नताओं के होते हुए भी एक अंडरलाइंग फीलिंग है, एक कॉमन आइडेंटिटी है जो लोगों को जोड़ती है, हम भारतीय हैं वाली भावना। और ये जो क्षमता है अलग होते हुए भी जुड़े रहने की, इसे इंडिया की एक बड़ी स्ट्रेंथ माना जाता है। सही है। आउटलाइन में यूरोप से तुलना भी थी। हाँ, यूरोप में भी लिंग्विस्टिक और एथनिक डाइवर्सिटी थी, जर्मन्स, फ्रेंच, इटालियंस वगैरह। पर वहाँ क्या हुआ? आमतौर पर इन भिन्नताओं के आधार पर अलग अलग देश, नेशन स्टेट्स बन गए। हाँ, जर्मनी, फ्रांस, इटली। राइट। जबकि इंडिया, जहाँ शायद और भी ज्यादा डाइवर्सिटी है, संविधान में ही 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वो एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट बना रहा। क्यों? एक बड़ा कारण माना जाता है यहाँ की ऐतिहासिक टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट की कल्चर, जिसकी बात हम आगे करेंगे। गांधी जी का सर्वधर्म समभाव का कॉन्सेप्ट, सभी धर्मों के लिए समान आदर, इसी स्पिरिट को दिखाता है। ये टॉलरेंस वाली बात जरूरी है। बिल्कुल।
अब इस पर कुछ सवाल। आज के समय में इंडिया की इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बनाए रखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? शायद बढ़ती हुई इनटॉलरेंस, कहीं कहीं मिस इन्फॉर्मेशन। हो सकता है। और ये टॉलरेंस आखिर कैसे मदद करती है एक डाइवर्स देश को जोड़े रखने में? अगर ये कम हो जाए तो क्या होगा? प्रैक्टिकली सोचें। टकराव बढ़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, देश कमजोर होगा। सही। और सोचिए, अगर इंडिया में सब लोग बिल्कुल एक जैसे होते, एक भाषा, एक धर्म, एक कल्चर, तो क्या लाइफ बेहतर होती, आसान होती, या शायद बोरिंग? शायद बोरिंग ही होती। ये विविधता ही तो रंग भरती है। जरूर पॉज करके सोचिए। बिल्कुल। तो इन शॉर्ट, इंडिया में गजब की डाइवर्सिटी है, पर भारतीय होने की एक कॉमन आइडेंटिटी में एकता है, जिसका बड़ा श्रेय टॉलरेंस और रिस्पेक्ट को जाता है। याद रखना। याद रहेगा। ओके, अगला टॉपिक थोड़ा सीरियस है, पेट्रियार्की। पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता। ये इंडियन सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण फीचर है जिसे समझना जरूरी है, हालांकि चीजें बदल भी रही हैं। तो पेट्रियार्की है क्या फंडामेंटली? बेसिकली ये एक ऐसा सोशल सिस्टम है जहां आमतौर पर पुरुषों के पास प्राइमरी पावर होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप में, मॉरल अथॉरिटी में, सामाजिक विशेषाधिकारों में और प्रॉपर्टी के कंट्रोल में। परिवार के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अक्सर परिवार का मुखिया सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता है और जरूरी फैसले वही लेता है। और ये जो फैमिली लेवल सिस्टम है, यही फिर समाज के बड़े सिस्टम्स, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स में भी झलकता है। कैसे झलकता है? कुछ उदाहरणों? हाँ, जैसे इकोनॉमिक स्फीयर में देखें, हिस्टोरिकली महिलाओं का पेड वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन पुरुषों से कम रहा है। जमीन या प्रॉपर्टी पर अधिकार ज्यादातर पुरुषों का रहा है। हालांकि कानून बदल रहे हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज तक पहुंच में असमानता हो सकती है। राइट। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी। ट्रेडिशनली संसद या विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफी कम रही है। शुक्र है कि अब ये बढ़ रही है, जागरूकता से और लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन जैसे कदमों से। हाँ, ये पॉजिटिव चेंज है। और सोशल लेवल पर भी लड़के, लड़कियों, पुरुषों, महिलाओं के लिए सामाजिक नियम और उम्मीदें अलग अलग हो सकती हैं। हम लेकिन क्या ये हर जगह एक जैसा है? आउटलाइन में एक्सेप्शंस की बात थी। बिल्कुल सही पॉइंट। ये एक जनरल फीचर है, एक्सेप्शंस हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ मैट्रिलिनियल सोसाइटीज हैं, मेघालय में खासी, गारो, जहां वंश और विरासत माँ की तरफ से चलती है। और अब तो महिलाएं हर फील्ड में लीडर्स हैं। पर जब हम सोसाइटी को लार्ज स्केल पर देखते हैं तो पेट्रियार्की एक सिग्निफिकेंट फीचर रहा है इंडिया के ओवरऑल स्ट्रक्चर का। समझ गया, जनरल ट्रेंड रहा है, पर एक्सेप्शंस और बदलाव भी हैं। एग्जैक्टली। अब इस पर कुछ सोचने वाले सवाल। क्या आसपास कहीं पेट्रियार्की के पैटर्न्स दिखते हैं? परिवार में, स्कूल में, फिल्मों या टीवी शोज में, विज्ञापनों में? थोड़ा ध्यान से देखें। हाँ, मीडिया में तो काफी दिखता है समटाइम्स। रोल्स डिफाइंड होते हैं। सही। और ये पेट्रियार्कल सोच या सिस्टम सिर्फ लड़कियों या महिलाओं को ही नहीं, बल्कि लड़कों और पुरुषों को कैसे प्रभावित करता है? क्या उन पर भी दबाव या सीमाएं होती हैं इसकी वजह से? हाँ बिल्कुल, उनसे भी कुछ खास तरह के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, प्रोवाइडर बनने का, इमोशंस ना दिखाने का। एग्जैक्टली। हाँ। और समाज में जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए क्या पॉजिटिव कदम उठाए जा सकते हैं, लोगों द्वारा, समुदायों द्वारा, सरकार द्वारा? एजुकेशन, अवेयरनेस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बहुत कुछ। जरूर पॉज करके सोचिए। हाँ, तो इन शॉर्ट, पेट्रियार्की का मतलब है परिवार और समाज में पुरुषों का दबदबा। ये इंडियन सोसाइटी का एक जनरल फीचर रहा है, हालांकि एक्सेप्शंस हैं और इक्वालिटी की तरफ बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। अब अगला पॉइंट है क्लास एंड कास्ट डिवाइड। हाँ, क्लास एंड कास्ट डिवाइड, ये भी एक कॉम्प्लेक्स पहलू है। खासकर कास्ट वाला हिस्सा इंडिया के लिए यूनिक है। पहले कास्ट सिस्टम की बात करते हैं। ये क्या है और कैसे बदला है? कास्ट सिस्टम इंडिया के लिए बहुत स्पेसिफिक है, पुराने वर्ना सिस्टम से जुड़ा है। ट्रेडिशनली इसकी कुछ की फीचर्स थीं। एक हायरार्की, ऊंच नीच, प्योरिटी पोल्यूशन के सख्त नियम, ऑक्यूपेशन का फिक्स होना और एंडोगेमी, अपनी ही जाति में शादी। ये तो बहुत रिजिड लगता है। था, पर इसमें काफी बदलाव आया है। मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, शहरों में आना जाना, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कानूनी सुधार जैसे छुआछूत पर बैन ने इन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स को काफी कमजोर किया है। कैसे? प्योरिटी पोल्यूशन वाले नियम अब कम देखते हैं, खासकर शहरों में। ऑक्यूपेशन कोई भी चुन सकता है। इंटरकास्ट शादियां बढ़ रही हैं। तो क्या कास्ट खत्म हो गया है? नहीं, खत्म नहीं हुआ है। कास्ट आइडेंटिटी अभी भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, खासकर पॉलिटिक्स में, वोटिंग पैटर्न्स में और सोशल रिलेशंस या शादी ब्याह के मामलों में। तो कास्ट का रूप बदला है, पर डिवाइड अभी भी एग्जिस्ट करता है। समझ गया। फॉर्म बदला है पर एग्जिस्टेंस है। और क्लास डिवाइड, ये क्या है? क्लास डिवाइड इकोनॉमिक डिफरेंसेस पर आधारित है, मतलब किसके पास कितना पैसा या संपत्ति है। जहां कास्ट पुराना फीचर है, वहीं इकोनॉमिक क्लास डिवाइड इंडिया में ज्यादा विजिबल और शार्प हुआ है, खासकर 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। अच्छा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ज्यादा बढ़ा है। हाँ, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, पर साथ में इनइक्वालिटी भी बढ़ी। बड़े शहरों में ये साफ दिखता है। आलीशान गेटेड कम्युनिटीज के बगल में स्लम बस्तियां, इनकम लेवल्स में भारी अंतर, अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में फर्क। गुरुग्राम का जिक्र था आउटलाइन में। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट तो दिखता है बड़े शहरों में। ट्रेडिशनली कहते थे इंडिया कास्ट ड्रिवन है, वेस्ट क्लास ड्रिवन, पर अब मॉडर्न इंडिया में कास्ट और क्लास दोनों ही डिवाइड्स बहुत प्रोमिनेंट हैं। दोनों रियलिटीज हैं। अब इस पर कुछ सवाल। ये कास्ट सिस्टम के ट्रेडिशनल रिजिड फीचर्स क्यों कमजोर हुए, खासकर शहरों में? मेन रीजंस क्या थे? शायद एनोनिमिटी ज्यादा होती है शहरों में,
एजुकेशन का असर, लॉज। हो सकता है। और क्या इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मतलब अमीर बन जाने से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपने आप खत्म हो जाता है? ये जरूरी नहीं लगता। सोशल एटीट्यूड्स बदलने में वक्त लगता है शायद। सोचने वाली बात है ये। हाँ, और ये इकोनॉमिक क्लास डिवाइड शहरों में ज्यादा क्यों दिखता है गांव के मुकाबले? शायद अपॉर्चुनिटीज और वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन शहरों में ज्यादा है। लाइफस्टाइल डिफरेंसेस ज्यादा साफ दिखते हैं। जरूर पॉज करके सोचिए। हाँ, तो इन शॉर्ट इंडिया में प्राचीन कास्ट डिवाइड भी है, बदले हुए रूप में, और साथ ही बढ़ता हुआ इकोनॉमिक क्लास डिवाइड भी, जो हाल के आर्थिक बदलावों के बाद ज्यादा दिख रहा है। ओके, गॉट इट। अब एक पॉजिटिव फीचर पर आते हैं, टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हाँ, टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी सहिष्णुता और आपसी सम्मान। आउटलाइन में कहा गया है कि आजकल भले ही कभी-कभी खबरें कुछ और दिखाएं, पर हिस्टोरिकली और जनरली इंडियन सोसाइटी ने टॉलरेंस की एक रिमार्केबल कैपेसिटी दिखाई है, खासकर इतनी डाइवर्सिटी को देखते हुए। इसका क्या मतलब है? टॉलरेंस मतलब दूसरों के विश्वास, उनकी प्रैक्टिसेस, उनके जीने के तरीकों को स्वीकार करने और सम्मान देने की इच्छा, भले ही वो अपने से अलग हों। सोचिए, इतने सारे डाइवर्स ग्रुप्स, धर्म, भाषा, कल्चर, सदियों से एक ही जमीन पर रिलेटिवली शांति से रह रहे हैं, तो इसके पीछे टॉलरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कोई ना कोई आधार तो रहा होगा। हाँ, वरना तो मुश्किल होता। बिल्कुल। ये क्वालिटी अक्सर इंडिया के कोर फिलोसॉफिकल और रिलीजियस ट्रेडिशन से जुड़ी मानी जाती है। उदाहरण क्या थे आउटलाइन में? हाँ, एक कंपैरिजन था वेस्ट से कि वहाँ इमिग्रेंट इंटीग्रेशन में चैलेंजेस आते हैं। पॉइंट ये था कि इंडिया जैसी डाइवर्सिटी मैनेज करने के लिए टॉलरेंस जरूरी है। अच्छा। दूसरा फिलॉसफी से उदाहरण था जैनिज्म का स्यादवादा डॉक्ट्रिन। ये कहता है कि सच्चाई कॉम्प्लेक्स है, उसके कई पहलू हैं और कोई एक नजरिया पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। वो 6 अंधे आदमियों और हाथी वाली कहानी इसी को इलस्ट्रेट करती है। हाँ, सुनिए वो कहानी। सब अपनी जगह सही थे पर अधूरे थे। एग्जैक्टली। ये सोच अलग अलग विचारों के प्रति टॉलरेंस सिखाती है। और फिर गांधी जी का सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों के लिए समान आदर, राइट। तो ये वैल्यू सिस्टम में रूटेड है। हाँ, अब इस पर कुछ सवाल। क्या आज भी टॉलरेंस इंडियन सोसाइटी का एक एसेंशियल पार्ट है? क्यों? मेरे हिसाब से तो है, कोर में है, भले ही सरफेस पर कभी तनाव दिखे, इसके बिना काम नहीं चल सकता। सही। और सोशल मीडिया जैसी मॉडर्न चीजें टॉलरेंस को कैसे अफेक्ट करती हैं? बढ़ाती हैं या घटाती हैं? क्या लगता है? ये डबल एज्ड सोर्ड है, जोड़ भी सकता है, तोड़ भी सकता है। बहुत तेजी से फैलता है सब कुछ। और हम अपनी डेली लाइफ में, स्कूल में, दोस्तों के साथ, पड़ोस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो हमसे अलग हैं? उनकी बात सुनकर, उन्हें समझने की कोशिश करके, जज न करके। छोटी छोटी चीजें जरूर पॉज करके सोचिए। बिल्कुल। तो इन शॉर्ट, टॉलरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट इंडिया की फिलॉसफी में रूटेड है और डाइवर्सिटी में यूनिटी बनाए रखने में क्रूशियल रहे हैं। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। ओके, नेक्स्ट फीचर, बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। ये क्या है? हाँ, बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, व्यक्तिवाद और सामूहिकता के बीच संतुलन। ये प्रायोरिटीज की बात है। प्रायोरिटीज कैसे? कलेक्टिविज्म में ग्रुप पहले आता है, परिवार, समुदाय, देश। फैसले ग्रुप की भलाई सोचकर लिए जाते हैं, व्यक्ति खुद को ग्रुप का हिस्सा मानता है। लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनली ईस्टर्न सोसाइटीज, इंडिया समेत, ज्यादा कलेक्टिविस्टिक मानी जाती हैं। अच्छा, हम पहले। हाँ, और इंडिविजुअलिज्म में व्यक्ति पहले आता है। पर्सनल गोल्स, राइट्स, चॉइसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा मिलता है। वेस्टर्न सोसाइटी ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक मानी जाती हैं। मैं पहले। तो इंडिया कहाँ है? आउटलाइन में स्वामी विवेकानंद का जिक्र था कि इंडिया दोनों का बेस्ट मिला सकता है। और आज के इंडिया में अक्सर एक मिक्स, एक बैलेंस दिखता है, न पूरी तरह कलेक्टिविज्म, न पूरी तरह इंडिविजुअलिज्म। अच्छा, उदाहरण से समझते हैं। हाँ, जैसे लाइफ डिसीजंस, करियर चुनना हो या शादी करनी हो, इंडिया में अभी भी फैमिलीज का इन्वॉल्वमेंट काफी होता है। बड़ों की सलाह, मंजूरी मायने रखती है। ये कलेक्टिविज्म है। हाँ, ये तो होता है। पर साथ ही करियर गोल्स, बहुत से युवा सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं समाज सेवा के लिए। ये कलेक्टिविस्ट आइडियल है। लेकिन साथ ही लोगों के स्ट्रॉन्ग पर्सनल एम्बिशंस भी होते हैं, अपनी इंडिविजुअल सक्सेस के लिए मेहनत करते हैं, अच्छी नौकरी, अपना बिजनेस, ये इंडिविजुअलिज्म है। सिविल सर्विसेज चुनना भी तो एक पर्सनल चॉइस और एम्बिशन है। हाँ, बात तो सही है, दोनों चीजें साथ साथ हैं। बिल्कुल। अब इस पर कुछ सोचने वाले सवाल। अपनी लाइफ में देखें, कब ज्यादा कलेक्टिविस्टिक सोचते हैं फैमिली ग्रुप के बारे में, और कब इंडिविजुअलिस्ट अपने गोल्स के बारे में। शायद जब फैमिली की जरूरत हो तो कलेक्टिविस्ट, और करियर गोल्स हो तो इंडिविजुअलिस्ट। मिक्स रहता है। हो सकता है। और क्या कोई सोसाइटी पूरी तरह इंडिविजुअलिस्टिक या पूरी तरह कलेक्टिविस्ट हो सकती है? इसके क्या फायदे नुकसान होंगे? शायद एक्सट्रीम्स ठीक नहीं होते, बैलेंस जरूरी है। और फ्यूचर में इंडिया में ये बैलेंस किस तरफ शिफ्ट हो सकता है? इंडिविजुअलिज्म बढ़ेगा, कलेक्टिविज्म बढ़ेगा, या मिक्स चलता रहेगा? क्या लगता है? शायद इंडिविजुअलिज्म थोड़ा बढ़े ग्लोबलाइजेशन के असर से, पर फैमिली इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। जरूर पॉज करके सोचिए। हाँ, तो इन शॉर्ट, इंडियन सोसाइटी अक्सर ग्रुप नीड्स, कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, इंडिविजुअलिज्म के बीच बैलेंस बनाती है, एक यूनिक ब्लेंड। अंडरस्टूड। अब अगला फीचर, प्रेजेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म, आध्यात्मिकता और भौतिकवाद। हाँ, प्रेजेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी,
एंड मटीरियलिज्म, ये दोनों ही मौजूद हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब? और मटीरियलिज्म स्पिरिचुअलिटी मतलब आमतौर पे अंदरूनी खोज, दुनियावी चीजों से परे अर्थ ढूंढना, ईश्वर से जुड़ना या मन की शांति, मोक्ष पाना। इसमें ध्यान, योग, पूजा पाठ जैसी प्रैक्टिसेस आती हैं। समटाइम्स मिनिमलिस्ट लाइफ। इंडिया अपनी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल, लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। और मटीरियलिज्म फोकस करता है दुनियावी चीजों पर, पैसा कमाना, सामान इकट्ठा करना, फिजिकल कंफर्ट्स, मटीरियल सक्सेस पाना। ठीक है, तो इंडिया में क्या है? ट्रेडिशनली इंडिया को स्पिरिचुअल माना जाता था, पर ग्लोबलाइजेशन और 1991 के रिफॉर्म्स के बाद कंज्यूमर कल्चर और मटेरियल एस्पिरेशंस काफी बड़ी हैं। तो अब क्या है? फिर से वही मिक्स, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म दोनों साथ साथ दिखते हैं, कभी कभी बड़े इंटरेस्टिंग तरीकों से। अच्छा, कैसे? उदाहरण, हाँ, जैसे योगा एंड आयुर्वेदा, ये एंशिएंट प्रैक्टिसेस हैं वेलबींग और स्पिरिचुअल बैलेंस के लिए। आजकल ये बहुत पॉपुलर है स्पिरिचुअलिटी, पर साथ ही ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज भी बन गई हैं। महंगे योगा रिट्रीट्स, ब्रांडेड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, सेलिब्रिटी गुरुज, मटेरियलिज्म है ना मिक्स? हाँ ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है। योगा इंडस्ट्री तो अरबों की है। एग्जैक्टली। या फिर रिलीजियस पिलग्रिमेज। हाँ, पहले से कहीं ज्यादा लोग मंदिरों, दरगाहों, तीर्थ यात्राओं पर जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी। पर साथ ही रिलीजियस टूरिज्म एक बहुत बड़ा कमर्शियल इंडस्ट्री बन गया है। स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस, होटल्स, सूवेनियर शॉप्स, स्पिरिचुअल खोज और कमर्शियल एंटरप्राइज साथ साथ। वाह, ये तो कमाल का ऑब्जर्वेशन है ना? अब इस पर कुछ सवाल। हाँ। क्या स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म सच में बिना कॉन्फ्लिक्ट के साथ रह सकते हैं? क्या कोई इंसान डीपली स्पिरिचुअल भी हो सकता है और मटेरियल सक्सेस भी पा सकता है? कैसे? शायद बैलेंस की बात है, अपनी वैल्यूज क्लियर हो तो। हो सकता है। और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्पिरिचुअल पीस या मटेरियल सक्सेस? या दोनों का बैलेंस जरूरी है? क्यों? मेरे ख्याल से तो बैलेंस सिर्फ एक शायद अधूरापन दे। और क्या ये कंज्यूमर कल्चर, हमेशा नई चीजें खरीदने की चाह, लोगों को कम स्पिरिचुअल बना रहा है, या दोनों अलग अलग है? शायद डिस्ट्रैक्ट तो करता है, बट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। जरूर। पॉज करके सोचिए। हाँ, तो इन शॉर्ट, मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में गहरी स्पिरिचुअल वैल्यूज भी हैं और बढ़ती मटेरियल एस्पिरेशंस भी, और अक्सर ये दोनों मिलजुल कर चलते हैं। फैसिनेटिंग ब्लेंड। ओके, सेकंड लास्ट फीचर, ट्राइब्स, जनजातियां। हाँ, ट्राइब्स यानी भारत के आदिवासी समुदाय, ये भी इंडियन सोसाइटी का एक खास फीचर है। क्या बात इन्हें खास बनाती हैं? ट्राइब्स कुछ मायनों में बाकी आबादी से अलग सोशल ग्रुप्स हैं। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अक्सर ये खास भौगोलिक इलाकों जैसे पहाड़ों या जंगलों में रहते हैं। इनकी कल्चर ज्यादातर होमोजीनियस होती है, मतलब एक ट्राइब के अंदर काफी समानता। अच्छा। इनके अपने डिस्टिंक्ट सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, शासन, न्याय के तरीके, इनकी अपनी यूनिक भाषाएं या बोलियां होती हैं, और इनके रीति रिवाज, त्योहार, कला, जीने के तरीके भी यूनिक होते हैं। और इनकी पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में? करीब 8.6% टोटल पॉपुलेशन का, सेंसस के हिसाब से, मतलब करोड़ों लोग। और ये पूरे इंडिया में फैले हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर सेंट्रल, ईस्टर्न, सदर्न इंडिया तक, आइलैंड्स में भी। ये इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को बहुत इनरिच करते हैं। 8.6%? ये तो काफी सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल। अब इस पर कुछ सवाल। ट्राइबल कम्युनिटीज को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग क्या बनाता है? लाइफस्टाइल, प्रकृति से जुड़ाव, सोशल स्ट्रक्चर। हाँ, शायद ये सब चीजें मिलकर उनका प्रकृति से रिश्ता अक्सर गहरा होता है। से और मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे बांध या माइंस बनना, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बढ़ता कॉन्टैक्ट, इन सबका ट्राइबल कल्चर्स और जीवन पे क्या असर पड़ रहा है? पॉजिटिव, नेगेटिव या मिक्स्ड? शायद मिक्स्ड। अपॉर्चुनिटीज मिलती होंगी, पर कल्चर का लॉस भी होता होगा। कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल। और ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट्स, कल्चर, आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी माना जाता है? वो क्या वैल्यू ऐड करते हैं? उनकी यूनिक नॉलेज सिस्टम्स, उनकी डाइवर्सिटी, ये सब नेशनल हेरिटेज का हिस्सा हैं। जरूर पॉज करके सोचिए। हाँ, तो इन शॉर्ट, ट्राइब्स या आदिवासी समुदाय इंडिया की पॉपुलेशन का एक महत्वपूर्ण और डिस्टिंक्ट हिस्सा है, जो देश की डाइवर्सिटी में यूनिक कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस का योगदान देते हैं। अंडरस्टूड। और अब आखिरी फीचर, फैमिली, परिवार। हाँ, फैमिली, परिवार तो हर समाज का आधार है, पर इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर में कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या यूनिक है? ट्रेडिशनली जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, मतलब कई पीढ़ियां, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बच्चे अक्सर एक साथ एक छत के नीचे या करीबी इकाई के रूप में रहना, रिसोर्सेज और जिम्मेदारियां शेयर करना। हाँ, संयुक्त परिवार। हालांकि अब न्यूक्लियर फैमिलीज सिर्फ माता पिता और बच्चे ज्यादा कॉमन हो रही हैं, खासकर शहरों में, पर जॉइंट फैमिली का आइडियल या वैल्यू अभी भी लोगों के मन में और कल्चरल डिपिक्शंस में स्ट्रांग है। अच्छा, आइडियल अभी भी हाँ, है। अक्सर फैमिली वैल्यूज पर बहुत जोर होता है। बड़ों का आदर, करीबी रिश्ते बनाए रखना, परिवार के सदस्यों का सपोर्ट करना, पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देना। टुगेदरनेस बहुत की है। इसके उदाहरण? जैसे मूवीज एंड टीवी शोज। कितनी बार बॉलीवुड फिल्मों या सीरियल्स में बड़े खुशहाल जॉइंट फैमिलीज दिखाते हैं। ये उस कल्चरल आइडियल को दिखाता है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन थीम है। या फिर फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस, त्योहारों, शादियों में पूरे एक्सटेंडेड फैमिली का इकट्ठा होना, ये किनशिप टाइज की इंपॉर्टेंस दिखाता है। और जैसा हमने कलेक्टिविज्म में कहा, डिसीजन मेकिंग में फैमिली की राय मायने रखती है। राइट। अब आखिरी सेट ऑफ क्वेश्चंस।
व्यक्तिगत तौर पर फैमिली का क्या मतलब है? सिर्फ साथ रहने वाले लोग या बड़ा सर्कल? ये तो हर किसी के लिए अलग हो सकता है, पर अक्सर सर्कल बड़ा होता है ब्लड रिलेशन से। और जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? फायदे नुकसान? जॉइंट फैमिली में सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होता है, बच्चे बड़ों से सीखते हैं, पर प्राइवेसी कम हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में फ्रीडम ज्यादा, पर सपोर्ट सिस्टम छोटा। दोनों के अपने प्लस माइनस हैं। सही है। और फ्यूचर में इंडिया में फैमिली स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या लगता है? जॉइंट फैमिलीज खत्म हो जाएंगी या नए रूप लेंगी? शायद रूप बदलें, लोग अलग रहें पर जुड़े रहें, इमोशनली, फाइनेंशियली। टेक्नोलॉजी का रोल। जरूर पॉज करके सोचिए। हाँ, तो इन शॉर्ट, इंडियन फैमिली, जिसकी पहचान ट्रेडिशनली जॉइंट फैमिली सिस्टम और टुगेदरनेस जैसे वैल्यूज से है, सोसाइटी का एक क्रूशल फीचर है, भले ही स्ट्रक्चर बदल रहा हो। बिल्कुल। वाओ, क्या सफर रहा ये। तो हमने इंडियन सोसाइटी के कितने सारे अमेजिंग, कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग फीचर्स डिस्कस किए। एक क्विक रिकैप हो जाए। पावर रिकैप। रेडी? हाँ, बिल्कुल रेडी। सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, रिकैप। पहला, ओल्डर सिविलाइजेशन, बहुत पुरानी जड़ें, इंडस वैली, जिससे रिच लेयर्ड कल्चर बनी। दूसरा, डायनामिक एंड सिंक्रेटिक। सोसाइटी हमेशा बदलती है, डायनामिक, और बाहर के इन्फ्लुएंसेस को लोकल ट्रेडिशन से मिलाकर नया बनाती है, सिंक्रेटिक। तीसरा, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, पुराने तरीके और नए तरीके साथ साथ चलते हैं, अक्सर ब्लेंड होकर। चौथा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, गजब की विविधता पर कॉमन इंडियन आइडेंटिटी और टॉलरेंस से जुड़ी हुई। पांचवा, पेट्रियार्की, जनरली पुरुषों के पास ज्यादा पावर वाला सिस्टम, हालांकि एक्सेप्शंस और बदलाव हैं। छठा, कास्ट एंड क्लास डिवाइड, पुराना कास्ट का हायरार्की बदले रूप में और बढ़ता हुआ इकोनॉमिक क्लास का डिवाइड, दोनों मौजूद। सातवां, टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डाइवर्सिटी मैनेज करने में मददगार कोर वैल्यू, फिलॉसफी में रूटेड। आठवां, इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, इंडिविजुअल गोल्स और ग्रुप नीड्स के बीच का बैलेंस। नौवां, स्पिरिचुअलिटी एंड मटीरियलिज्म, स्पिरिचुअल खोज और दुनियावी एस्पिरेशंस दोनों का कोएग्जिस्टेंस, अक्सर मिक्सिंग के साथ। 10वां, ट्राइब्स, डिस्टिंक्ट ट्राइबल कम्युनिटीज, आदिवासीज का महत्वपूर्ण प्रेजेंस, यूनिक कल्चर्स के साथ। और 11वां, फैमिली, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स, जॉइंट फैमिली एक ट्रेडिशनल आइडियल, चाहे न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हों। यही सब याद रहे तो क्या बोलते हैं, सुपर की फीचर्स हो गए। हाँ, बिल्कुल। अब कुछ एक्टिव रिकॉल क्वेश्चंस हो जाएं, बिना देखे जवाब देने की कोशिश करें। रेडी? लेट्स सी। पहला, अपने शब्दों में बताएं सिंक्रेटिक कल्चर का क्या मतलब है। मतलब जब बाहर की और यहाँ की चीजें मिलकर कुछ नया बनाएं, फ्यूजन जैसा। बढ़िया। दूसरा, कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल दें जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का ब्लेंड दिखा हो। अरे वो पूजा में पंडित जी का ऑनलाइन होना, या शादी में रीति रिवाज और डीजे नाइट। हाँ। तीसरा, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए टॉलरेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना एक दूसरे को एक्सेप्ट किए इतनी भिन्नता में शांति और एकता नहीं रह सकती, कॉन्फ्लिक्ट होगा। बिल्कुल। चौथा, पेट्रियार्की का एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताएं जो हमने डिस्कस किया। जैसे महिलाओं का वर्क पार्टिसिपेशन कम होना या प्रॉपर्टी राइट्स में असमानता हिस्टोरिकली। करेक्ट। पांचवा, कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम में मेन डिफरेंस क्या है, डिवाइड के सोर्स के तौर पर? कास्ट जन्म पर आधारित है, ट्रेडिशनल हायरार्की है। क्लास इकोनॉमिक स्टेटस पर आधारित है, वेल्थ पर। एग्जैक्टली। छठा, इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म का बैलेंस इंडियन सोसाइटी में कैसे दिखता है? एक एग्जांपल। जैसे अपना करियर चुनना, इंडिविजुअलिज्म, पर फैमिली से सलाह लेना या उनकी खुशी का ध्यान रखना, कलेक्टिविज्म। परफेक्ट, गुड जॉब। अब एक और काम, अपने शब्दों में बताएं इस पूरी चर्चा का मेन आइडिया क्या था, इंडियन सोसाइटी की बिग पिक्चर क्या उभरी? पॉज करके सोचिए, खुद से कहें जोर से। कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेयर्ड, डायनामिक सोसाइटी है जिसमें पुराना नया, डाइवर्सिटी, यूनिटी, इंडिविजुअल ग्रुप सब साथ चलते हैं, एक अनोखा मिश्रण। क्या बात है। ओके, फाइनल चैलेंज, तैयार? हाँ। सोचिए, आपका कोई दोस्त है जिसे कुछ नहीं पता, उसे ये सारे सेलियंट फीचर सिर्फ 2 मिनट में समझाने हैं। कर सकते हैं? रेडी, सेट, गो। ट्राई इट आउट। ये मजेदार चैलेंज है। ओके, सो अब हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। उम्मीद है इंडियन सोसाइटी के की फीचर्स का ये वॉक थ्रू इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रहा होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगर ये चर्चा पसंद आई तो नोट्स बनाकर प्रैक्टिस करें। कॉन्सेप्ट्स को किसी और को समझाना सीखने का बेस्ट तरीका है। बिल्कुल सही। टीचिंग इज लर्निंग। टॉपिक्स को ऐसे समझना इंटरेस्टिंग लगा। हम और भी टॉपिक्स ऐसे ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक पर शॉर्ट क्विज या फ्लैश कार्ड्स चाहिए तो हमें बताएं, लेट अस नो। हाँ, जरूर बताएं, फीडबैक इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। इन सब फीचर्स को देखते हुए जो लगातार बदल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगले 20 सालों में इंडियन सोसाइटी में सबसे बड़ा सिंगल चेंज क्या देखने को मिल सकता है? ये तो बड़ा सवाल है, सोचने वाला। हाँ, जस्ट समथिंग टू पॉन्डर ऑन। अगली बार तक सीखते रहें, एक्सप्लोर करते रहें। बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते।